मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम जो है अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है प्लस वन का और बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो है वो आरंभ करने जा रहे हैं। और इस विषय को समझने से पहले आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये वीडियो अवश्य समझ आएगी, क्योंकि बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाया जाएगा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, लेखांकन शब्दावली। तो लेखांकन शब्दावली से आप क्या समझते हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक विषय की अपनी एक शब्दावली होती है जिसका विशेष रूप से विशेष महत्व होता है, और विषय के अनुसार उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। क्योंकि जैसे अगर बात करें अकाउंटिंग की बात करें आप, तो अकाउंटिंग में बहुत सारे शब्द ऐसे शब्द हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका एक साधारण व्यक्ति के लिए उसका अर्थ अलग हो सकता है, परंतु अकाउंटिंग के विद्यार्थियों के लिए उसका अर्थ जानना जो है विशेष रूप से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अगर बात करें कि अकाउंटिंग में वे कौन कौन से शब्द हैं जो एक आम भाषा में कुछ और हैं और जो आपकी अकाउंटिंग की भाषा है उसमें उनका अलग अर्थ है, जैसे ड्राइंग, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, अकाउंट आदि कई शब्द हैं तो जिनका जो है एक आम बोलचाल की भाषा में अलग अर्थ है। परंतु अगर आप लेखांकन की शब्दावली की बात करें तो इसमें लेखांकन में इसका कोई अलग अर्थ है। तो जैसे जिसका हम अलग अलग से डिफरेंट जितने भी आपकी टर्मिनोलॉजी है उनका वर्णन करेंगे। वर्णन करने से पहले आपको बता देते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपने इंग्लिश सीखनी हो, तो आप सबसे पहले A to Z तक सीखते हैं, जिसके बाद आपको इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। इसी प्रकार से अगर हिंदी विषय को सीखते हैं तो आप अ से ज्ञान सीखते हैं। अगर आप काउंटिंग सीखते हैं तो 1 से 100 तक काउंटिंग सीखते हैं, 1 से 100 तक तो अकाउंटिंग सीखते हैं। परंतु यदि आपने अकाउंटिंग के विषय को सीखना है तो अकाउंटिंग के विषय को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का हम आपके समक्ष जो है वो बारी बारी से व्याख्यान करेंगे, और इसको समझना जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है यदि आप लेखांकन के विषय का ज्ञान करना चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो लेखांकन के विद्यार्थी हैं वो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें और अंत तक वीडियो को देखें और सारी टर्मिनोलॉजी को जो है वो बड़े ध्यान से देखें। क्योंकि अगर आपने इस विषय में निपुण होना है, प्रांगत होना है, अर्थात पूर्ण रूप से अकाउंटेंट बनना है, तो आप लोगों को इन टर्मिनोलॉजी का ज्ञान होना जो है वो बहुत अधिक आवश्यक है। तो हमारी पहली टर्मिनोलॉजी जो है वो स्टार्ट होती है, जिसमें हम सबसे पहले बताएंगे आपको व्हाट डू मीन बाय अकाउंट। खाता से आप क्या समझते हैं, तो व्हाट डू मीन बाय अकाउंट, खाते से आप क्या समझते हैं। तो एन अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन दैट हैव टेकन प्लेस विद ए पर्टिकुलर पर्सन, with a particular asset, with a particular head of income or expenditure, income and expenditure or a specified period of time। तो खाता एक प्रकार की सूची है जिसमें किसी व्यक्ति, संपत्ति, आय व्यय से संबंधित समस्त व्यवहारों का लेखा जोखा एक स्थान पर किया जाता है। खाता अंग्रेजी के टी अक्षर का होता है, इंग्लिश का जो टी अक्षर है उस आकार का होता है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड को जो है वो क्रेडिट साइड की संख्या दी जाती है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम लेफ्ट को इसको इधर की ओर मुड़ूं तो ये लेफ्ट हमारा है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस भी खाते को आप खोल रहे हैं, इसका परफॉर्मा आपको बताते हैं कि जिस भी खाते को आप खोल रहे हैं सबसे पहले सेंटर में उस अकाउंट का नाम लिख दिया जाता है। कि मान लो आप कैश अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ पर लिखना है कैश अकाउंट, बिल्कुल सेंटर में से जो है वो सबसे पहले उस अकाउंट का नाम लिख दिया जाता है। खाता जो है वो टी आकार का होता है, जैसे मैंने आपको बताया अंग्रेजी के टी आकार का होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डीआर शब्द, डीआर शब्द का उपयोग क्या होता है, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में डेबिट की लेफ्ट हैंड साइड में डीआर शब्द का उपयोग और क्रेडिट में सीआर शब्द का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो इस बात का ध्यान रखें। इसलिए उसके बाद इसका पहला कॉलम जो होता है डेट का, फिर अगला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर जनरल फोलियो, फिर अमाउंट इन रुपीज। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज। डेट को लिखने का तरीका यदि भी लेजर के चैप्टर में भी आपका इसका बहुत डिटेल आपको बताया जाएगा, परंतु यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको कि डेट को लिखने का तरीका। सबसे पहले ईयर का मतलब होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप 2020 की बात करें
तो उसके बाद महीना, महीना जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अप्रैल, और आप फिर फर्स्ट डे। तो सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। क्वेश्चन अराइज है कि सबसे पहले ईयर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ईयर 365 दिन का होता है। जब तक ईयर चेंज ना हो आपको ईयर को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप मंथ लिखते हैं, तो मंथ भी आप सभी जानते हैं 28, 29, 30 और 31 का जाता है। इसी प्रकार से अगर आप बात करें डे की, तो डे हमेशा चेंज होता रहता है, अर्थात फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इस प्रकार से आपके डेट परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। उसके बाद पर्टिकुलर कॉलम की बात करें, तो पर्टिकुलर के कॉलम में जिस अकाउंट को आप डेबिट साइड लिखना चाहते हैं उसका नाम लिख दिया जाता है। जैसे आपको राम से जो है कैश रिसीव हुआ, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट में टू राम। जिस खाते को आप डेबिट करना चाहते हैं उस अकाउंट का नाम, तो यहाँ पर लिखेंगे टू राम्स अकाउंट। तो जिस खाते को आप खोल रहे हैं, यदि उसके खाते के डेबिट में जब आपने एंट्री करनी हो, तो उसके डेबिट में टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मेरा बताने का मतलब ये आपको कि हम उस खाते के, जिस खाते को हम खोल रहे हैं उस खाते में उस खाते का नाम जो है वो डेबिट साइड लिख दिया जाता है, जैसे टू राम। इसी प्रकार से जनरल फोलियो, अगर जनरल फोलियो की बात करें तो जनरल फोलियो का मतलब होता है जनरल का पेज नंबर। जनरल में जो आपने जहां पर आपने एंट्री करी है उसका पेज नंबर। फिर यहाँ पर अमाउंट लिख दिया जाता है। राम से आपको 10,000 रुपए मिले, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 10,000। तो ये आप सभी जानते हैं यहाँ पर अमाउंट का कॉलम होता है। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में भी सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट लिखी जाती है। और फिर जिस खाते को आपने क्रेडिट करना था, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट पेड किया, तो यहाँ लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। इस प्रकार से आपने जिस खाते को क्रेडिट करना उसके लिए बाय शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। डेबिट साइड में टू शब्द का प्रयोग और क्रेडिट साइड में बाय शब्द का प्रयोग करना जो है वो अनिवार्य है। फिर जनरल फोलियो का मतलब होता है जनरल का पेज नंबर। फिर जितना आपने रेंट पेड किया उसको जो है उतना अमाउंट जो है वो लिख दिया जाता है। तो इसका डिटेल जो मैंने आपको बताया कि जब आपको लेजर का चैप्टर कराया जाएगा उस समय भी आपको डिटेल में बताया जाएगा, परंतु यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि व्हाट डू मीन बाय अकाउंट। खाता एक प्रकार की सूची है जिसमें किसी व्यक्ति, संपत्ति, आय व्यय से संबंधित समस्त व्यवहारों का लेखा जोखा एक स्थान पर किया जाता है। यह अंग्रेजी के टी अक्षर का होता है। तो एन अकाउंट इज एन समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन दैट हैव टेकन प्लेस with a particular person, with a particular asset, with a particular head of income or expenditure or a specified period of time। तो आपको पता होना चाहिए कि खाता जो है अंग्रेजी के टी आकार का होता है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो मैंने आपको बताया। उसके बाद से अकाउंट का नाम सेंटर में लिख दिया जाता है। पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, इसी प्रकार से क्रेडिट साइड अमाउंट, और फिर इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। तो ये था कि आपका कि खाते से आप क्या समझते हैं, खाते को किस प्रकार से बनाया जाता है, खाते का शेप क्या होता है, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं। तो ये मैंने आपको खाते के बारे में बताया। उसके बाद जो दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका वो है असेट। तो व्हाट डू मीन बाय असेट? संपत्तियों से आप क्या समझते हैं? तो असेट all those valuable things which is owned or controlled by the business is called asset। वे सभी मूल्यवान वस्तुएं जिन पर व्यवसाय के स्वामी का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होता है और जो व्यवसाय को चलाने में सहायक होती हैं, जो व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को इंक्रीज करती हैं और जिनके आधार पर जो है बिजनेस जो है दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता है, जो व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देते हैं, जो ये बताता है कि जिस बिजनेस के बाद जितने अच्छे एसेट हैं उसकी इकोनॉमिक पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है उतनी अच्छी मानी जाती है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? असेट बोलते हैं। अब बात आती है कि असेट के क्या टाइप्स हैं। तो असेट की जो है जनरली जो है वो 7 भागों में हमने 7 टाइप्स में जो है इसको हमने बांटा है। नंबर 1 जो आपका है वो है आपका फिक्स्ड असेट। नंबर 2 करंट असेट। नंबर 3 फिक्स्ड असेट। नंबर 4 इंटेंजिबल असेट। नंबर 5 टेंजिबल असेट। नंबर 6 जो आपका लिक्विड असेट। नंबर 7 वेस्टिंग असेट और नंबर 7 जो है इसी प्रकार से आपका वेस्टिंग असेट। तो इस प्रकार से मैंने इसको 7 भागों में बांटा। तो ये आपके असेट के टाइप्स थे। अब मैं बारी-बारी से कि व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड असेट, व्हाट डू मीन बाय करंट असेट, व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड असेट, व्हाट डू मीन बाय इंटेंजिबल असेट, व्हाट डू मीन बाय टेंजिबल असेट, व्हाट डू मीन बाय लिक्विड असेट, व्हाट डू मीन बाय वेस्टिंग असेट, इनके बारे में आपको बारी-बारी से बताऊंगा। तो व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड असेट? तो व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड असेट? फिक्स्ड असेट इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म असेट। फिक्स्ड असेट इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म असेट। असेट व्हिच आर परचेज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वैसी संपत्तियां
जो दीर्घकालीन प्रयोग के लिए खरीदी जाती हैं उन्हें आप फिक्स्ड एसेट की संज्ञा देते हैं। तो फिक्स्ड एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर परचेज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी संपत्तियां जो दीर्घकालीन प्रयोग के लिए खरीदी जाती हैं और जो व्यवसाय को चलाने में सहायक होती हैं, जो व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को इंक्रीज करती हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि इसके बेस पर जो आपने व्यवसाय को करना है और ये व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को हमेशा इंक्रीज करती है। इसे रीसेल पर्पज के लिए नहीं खरीदा जाता, बल्कि व्यवसाय में दीर्घकालीन प्रयोग के लिए नहीं खरीदा जाता है। तो बात आती है कि फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले इसके एग्जांपल्स क्या हैं। नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग। तो वो क्योंकि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको ये पता होना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट के अंदर कौन कौन सी आइटमों को शामिल किया जाता है। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग। नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग। नंबर 2 फर्नीचर फिक्चर। नंबर 3 प्लांट एंड मशीनरी। नंबर 4 मोटर व्हीकल्स। नंबर 5 ऑफिस इक्विपमेंट। नंबर 6 रेलवे सीटिंग्स। तो अगर बारी बारी से बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग आप सभी जानते हैं कि भूमि का टुकड़ा और बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट है। फर्नीचर एंड फिक्चर, फर्नीचर के बारे में तो आप जानते हैं, जैसे कुर्सी मेज या कोई भी आइटम फर्नीचर की जो बनी हुई है। परंतु कई बार आपको फिक्चर के बारे में नहीं पता होता है। तो फर्नीचर के साथ जो चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे फर्नीचर के ऊपर प्लाई लगी हुई है या कोई और चीज लगी हुई है, उसको आप फर्नीचर के साथ फिक्चर की संज्ञा दी जाती है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल फर्नीचर पे लगा है उसको आप फिक्चर की संज्ञा देते हैं, उसके साथ जो फिक्स है। तो ये फर्नीचर फिक्चर हुआ। प्लांट एंड मशीनरी भी आप जानते हैं। इसी प्रकार से मोटर व्हीकल्स में केवल मात्र एक मोटर व्हीकल्स नहीं आती है, बल्कि मोटर व्हीकल्स में सारे वो फिक्स्ड एसेट आते हैं। जैसे आपकी कार है, ट्रक है या कोई भी अन्य आइटम्स जो आप यूज करते हैं मोटर व्हीकल्स के रूप में, चाहे वो मोटरसाइकिल व्हीकल्स है, तो वो सारी की सारी आइटमें जो है फिक्स्ड एसेट के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में आप सभी जानते हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट में कौन कौन सी आइटम को शामिल किया जाता है जो आइटमें ऑफिस में यूज होती हैं, जैसे कंप्यूटर्स है या कोई और अन्य इक्विपमेंट का आइटम जो आप ऑफिस के अंदर यूज करते हैं, तो आप ऑफिस इक्विपमेंट की संज्ञा देते हैं। तो दैट इज आल्सो ए फिक्स्ड एसेट। इसी प्रकार से रेलवे सीटिंग्स। कई बार रेलवे सीटिंग्स के बारे में कई बंदों को पता नहीं होता कि रेलवे सीटिंग क्या होती है। रेल की पटरी आपने देखी होगी, उस पर जो साइड की जो लोहे की पटरी बनी होती है और जो बीच में चक्के होते हैं लोहे के बीच में, उसको आप रेलवे सीटिंग की संज्ञा दी जाती है। तो ये भी एक प्रकार का फिक्स्ड एसेट होता है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी संपत्तियां जो है वो स्थायी संपत्तियों की श्रेणी में शामिल की जाती है। और जिस भी बिजनेस के पास ये स्थायी संपत्तियां अच्छी होती हैं, वह बिजनेस अवश्य ही तरक्की करता है और उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन हमेशा ही बढ़ती है। अब बात आती है फिक्स्ड एसेट के बाद नंबर 2 करंट एसेट। करंट एसेट इज आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग एसेट। इट इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलेटिंग एसेट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं चालू संपत्तियां। तो चालू संपत्तियों से आप क्या समझते हैं, फ्लोटिंग एसेट से आप क्या समझते हैं, सर्कुलेटिंग एसेट से आप क्या समझते हैं। तो करंट एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अकाउंटिंग पीरियड। तो वे सभी मूल्यवान वस्तुएं जिन्हें एक लेखा वर्ष की अवधि के अंदर जो है वो कैश में कन्वर्ट किया जाता है, उन्हें आप क्या बोलते हैं, करंट एसेट की संज्ञा देते हैं। तो करंट एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ईयर। तो ऐसी मूल्यवान संपत्तियां जिन्हें एक वर्ष की अवधि के अंदर जो है वो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उन्हें आप करंट एसेट की संज्ञा देते हैं। इस बात का ध्यान रखें, इसके एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 कैश इन हैंड। नंबर 2 बैंक बैलेंस या कैश एट बैंक। नंबर 3 बिल रिसीवल। नंबर 4 मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। नंबर 6 प्रीपेड एक्सपेंसेस। नंबर 7 एक्रूड इनकम। नंबर 7 स्टॉक। इसी प्रकार से नंबर 8 शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस जो आपने किसी को दिया हो। इस बात का ध्यान रखें, ये सारी की सारी आइटमें जो है करंट एसेट के अंदर आती हैं। करंट एसेट की वैल्यूएशन, क्वेश्चन अराइज की करंट एसेट की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसके अंदर भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है स्थायी संपत्ति की वैल्यूएशन की जाती है या करंट एसेट की वैल्यूएशन की जाती है। तो करंट एसेट की जो वैल्यूएशन की जाती है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस बीच एवर इज लेस पे की जाती है, अर्थात उसका जो बाजार मूल्य है या लागत मूल्य है उन दोनों में से जो कम है उस पर की जाती है। जिसमें आप सभी जानते हैं कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की रियल वैल्यू पर वैल्यूएशन की जाती है। बाकी जो इनका वास्तविक मूल्य होता है, जो हमारे पास कैश होता है, हम कैश को ये नहीं बोल सकते कि मेरी जेब में 10 रुपए है, हम बोलेंगे मेरी जेब में 8 रुपए, ऐसा नहीं हम बोल सकते।
इसी प्रकार से अगर 10 रुपए है तो हम 12 रुपए नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब है कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की रियल वैल्यू पर ही जो है वैल्यूएशन की जाती है, वास्तविक मूल्य पर ही वैल्यू की जाती है, जबकि अन्य करंट एसेट की वैल्यूएशन जो है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे की जाती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ईयर। तो ये सभी मूल्यवान वस्तुएं जिन्हें एक लेखा वर्ष की अवधि के अंदर जो है वो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उन्हें आप करंट एसेट की संज्ञा देते हैं। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट एंड दीज आर द आइटम्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द करंट एसेट। उसके बाद आती है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल एसेट। ऐसी संपत्तियां जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, इन्हें इन संपत्तियों को तब तक लेखा पुस्तकों में दिखाया जाता है जब तक कि इन्हें पूरी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो ऐसी संपत्तियां जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, अर्थात जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, इन्हें आप वास्तविक नॉमिनल एसेट की संज्ञा भी देते हैं। तो ये संपत्तियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 अंडरराइटर कमीशन। अंडरराइटर कमीशन से आप क्या समझते हैं बताया जाएगा। इसी प्रकार से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, इसी प्रकार से डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अर्थात बिजनेस का लॉस। तो पहली बात आती है अंडरराइटर कमीशन। अंडरराइटर तो कौन होते हैं? वे व्यक्ति जो कंपनी के शेयर और डिवेंचर को बेचने में कंपनी की सहायता करते हैं, उन्हें उसके बदले में जो कमीशन दी जाती है उसे बोलते हैं अंडरराइटर कमीशन। तो अंडरराइटर कौन होते हैं? वे व्यक्ति जो कंपनी के शेयर और डिवेंचर को बेचने में कंपनी की सहायता करते हैं, उन्हें आप अंडरराइटर की संज्ञा देते हैं, और उसके बदले में जो उन्हें कमीशन दी जाती है उसे आप अंडरराइटर कमीशन की संज्ञा देते हैं। तो इसका मतलब है कि अंडरराइटर कौन होते हैं, अंडरराइटर कमीशन क्या होती है, इसको आपको बताना। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की संज्ञा देते हैं, और इनका खर्चा जो है वो जब तक ये पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं होते इन्हें असेट साइड दिखाया जाता है। इसी प्रकार से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। जब हम कंपनी कोई शेयर और डिवेंचर इशू करती है और उन्हें पार वैल्यू पर इशू ना करके डिस्काउंट पर यही निर्मित किया जाता है तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। इसी प्रकार से डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब होता है बिजनेस का लॉस। यदि बिजनेस के अंदर लॉस हो तो उसे भी असेट साइड दिखाया जाता है। तो ये सारी संपत्तियां जब तक पूरी तरह से राइट ऑफ ना हो इन संपत्तियों को बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाता है। ये आपके फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट। जैसे इसके नाम से क्लियर है कि अब इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। एसेट which has no physical existence, which you can't touch, which you can't see। तो ये ऐसी संपत्तियां जिन्हें आप जो है फिजिकली जो है वो टच नहीं कर सकते, ना ही जिन्हें आप फिजिकली देख सकते हैं। ये इस प्रकार की संपत्तियों को जो है इंटेंजिबल एसेट की संज्ञा देते हैं। तो एसेट which has no physical existence, तो ऐसी संपत्तियां जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है उन्हें आप जो है इंटेंजिबल एसेट की संज्ञा देते हैं। जिसके एग्जांपल है गुडविल। नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 ट्रेडमार्क्स, नंबर 3 पैटेंट्स, नंबर 4 प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये सारी संपत्तियां होती हैं कि जिनकी कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है, जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है। इन संपत्तियों का जो है वो रियल इंटेंजिबल एसेट माना जाता है। इनको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल मात्र महसूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेंजिबल एसेट। व्हाट डू मीन बाय टेंजिबल एसेट? इंटेंजिबल एसेट का उल्टा टेंजिबल एसेट। एसेट व्हिच हैज एन एग्जिस्टिंग वैल्यू, जिसकी बिजनेस के अंदर वैल्यू हो, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जितने भी सारे फिक्स्ड एसेट हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, रेलवे सीलिंग्स या कैश इन हैंड को भी आप देख सकते हैं, कैश एट बैंक को भी देख सकते हैं। केवल मात्र प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर ये सारी की सारी चीजें आपको दिखती हैं। इसका मतलब है ये टेंजिबल एसेट के अंदर आते हैं। ये सारे एग्जांपल टेंजिबल एसेट के भी हैं, तो जिन्हें आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस भी होता है, जिनकी कोई वैल्यू भी होती है, तो उन्हें आप जो है टेंजिबल एसेट की संज्ञा देते हैं। उसके बाद आती है व्हाट डू मीन बाय लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट आर दोज एसेट which are converted into period with a short period of time। तो वैसी संपत्तियां जिन्हें आप एक अल्प अवधि में, लिक्विड एसेट इज आल्सो कॉल्ड क्विक एसेट। तो ऐसी संपत्तियां जिन्हें आप अल्प काल की अवधि में जो है वो बिना किसी समय को बर्बाद किए जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें आप लिक्विड एसेट की संज्ञा देते हैं।
करंट एसेट के सारे एग्जांपल छोड़कर किसको, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर सारे के सारे एग्जांपल जो है, यानी कि स्टॉक को शामिल नहीं किया जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस को शामिल नहीं किया जाएगा। इन सारी एसेट को छोड़, इन दोनों एसेट को छोड़ के, अर्थात इन दोनों एसेटों को मैं यहाँ से इरेज कर दूं तो इनको छोड़कर जितने भी एसेट हैं वो लिक्विड एसेट के भी एग्जांपल है। तो जब आप इसका नोट डाउन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें, लिक्विड एसेट के साथ लिक्विड एसेट का मीनिंग लिखने के बाद इन सारे एग्जांपल को इसके साथ नोट डाउन कर लें। ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट में वे सारे एसेट आते हैं, जैसे मैंने आपको भी टेंजिबल एसेट के बताया, तो टेंजिबल एसेट में जो आपको दिखते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो सारे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ दो वहां पर भी, और इन सारे एसेट को ले लो तो वो टेंजिबल भी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से लिक्विड एसेट के अगर आपने एग्जांपल देखने हो, क्योंकि लिक्विड एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को शामिल नहीं किया है। लिक्विड एसेट इंक्लूड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस जो आपने गिवन है, उन सारी चीजों को शामिल किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट। उसके बाद आता है हमारा जो लास्ट एग्जाम जो टाइप है वो है जी वेस्टिंग एसेट। तो वेस्टिंग एसेट है दो एसेट, ऐसी संपत्तियां जिनका मूल्य जो है समय के व्यतीत हो जाने के साथ साथ खत्म होता रहता है, ड्यू टू परमानेंट यूज और ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। ऐसी संपत्तियां जो लगातार प्रयोग करने के कारण या समय के व्यतीत हो जाने के कारण जो है वो खत्म हो जाती है, उन्हें आप क्या बोलते हैं, वेस्टिंग एसेट की संज्ञा देते हैं, क्षय संपत्तियों की संज्ञा देते हैं। एंड द एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग एसेट आर नंबर 1 माइंस। आप सभी जानते हैं माइंस मींस खाने, जैसे कोयले की खान से कोयला निकालें तो कोयला खत्म, नमक की खान से नमक निकालें तो नमक खत्म, इसी प्रकार से पत्थर की खान से पत्थर निकालें तो पत्थर खत्म। इसी प्रकार से ये बोलते हैं ये सारी माइंस आती हैं, जैसे कोल माइंस या स्टोन माइंस या जो भी माइंस हैं उनसे अगर जो भी निकालें, साल्ट माइंस, तो इस प्रकार से वहां से निकालने पर वो खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से ऑयल वेल, तेल के कुएं, तेल के कुओं से तेल निकालने पर तेल खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से आपका है पेटेंट्स, तो पट्टे पर ली कोई भी चीज जो एक निश्चित समय के लिए ली जाती है, समय व्यतीत हो जाने के बाद वह भी एसेट जो है वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स का जैसे ISI मार्क का किसी का मार्क आप लगाते हैं तो भी ये समय व्यतीत हो जाने के बाद जो है वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से पट्टे पर ली कोई भी प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को आप लीज पर लेते हैं तो वह भी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये था जी एसेट के टाइप्स। इस प्रकार से जो है आपने एसेट के टाइप्स देखे, तो जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के एसेट के बारे में बताया, एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में अकाउंट के बारे में बताया, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली वीडियो में और डिटेल में और टर्मिनोलॉजी के बारे में भी आपको बताया जाएगा, तो ये आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें, इस टर्मिनोलॉजी को याद करें, क्योंकि इसके एग्जांपल से याद करें, ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि जब भी आप कोई प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे, तो जब भी आप चाहे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, चाहे बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इन टर्मिनोलॉजियों को आपको ज्ञात होना चाहिए कि एसेट साइड आएंगे, लायबिलिटी साइड आएगी, कैपिटल साइड आएगी, एक्सपेंसेस साइड आएंगे, रेवेन्यू साइड आएंगे, इनकम साइड आएगी, गेन साइड आएगा। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी को बारी बारी से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।